बैठ जाइए। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जय हिंद। आवाज बढ़ाइए भाई। जय हिंद। बैठ जाओ बालक, बालक बैठ जाओ। आवाज बढ़ाओ और ज्यादा। अरे बैठ जाओ बालक, खड़े क्यों हो? हैं? फैन के बारे में क्या बोल रहे हो? वो फैन हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? क्या होगा? ठीक है। चलो, डालो हेडिंग। भूकंपी तरंग का छाया क्षेत्र। देखो। स- अरे बालक शांत हो जाओ। टॉपिक अभी स्टार्ट हो गया, शांत हो जाओ। भूकंपी तरंग का छाया क्षेत्र, हम इसकी बातें करने जा रहे हैं। देखो। मान लीजिए हम लोग भूकंपी तरंग हम भूकंपी तरंग। अरे बालक बैठो ना भाई, क्या समस्या है? क्या प्रॉब्लम है? कब से तुम लोग खड़े हो, बैठ ही नहीं रहे हो? हमने कल डिस्कस किया था भूकंपी तरंग के बारे में कि भूकंपी तरंगों का जो वेग है, भूकंपी तरंगों का जो आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना आवाज? देखो भाई, पीछे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? क्या? क्या हो रहा है? आवाज बढ़ाइए भाई। देखो, कल आपको चर्चा किया गया कि जो भूकंपी तरंगे हैं, भूकंपी तरंग, कल डिस्कशन किया गया, कल चर्चा किया गया कि जो भूकंपी तरंग है, ठीक है, ये भूकंपी तरंगों का जो वेग होता है, यह घनत्व के समानुपाती है। यही बताया गया था। इसका जो वेग है, यह घनत्व के समानुपाती होता है, ऐसा बताया गया था। ठीक है। देखो होता क्या है कि भूकंपी तरंगे, मान लीजिए अगर एक समान घनत्व है, सुनते जाना, अगर घनत्व कैसा है? एक समान, एक समान घनत्व है, एक समान घनत्व है, एक समान घनत्व। एक समान घनत्व का मतलब हुआ कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं है, होमोजीनियस है, घनत्व समरूप है, तो एक समान घनत्व होगा। तो सिंपल सी बात है कि भूकंपी तरंगों का जो वेग होगा वह भी क्या होगा? बोल जल्दी से, वो वेग क्या होगा? एक समान होगा। वेग एक समान होगा, और केवल वेग एक समान होगा, मार्ग भी एक समान होगा। वेग और मार्ग दोनों क्या होता है? मार्ग एक समान होता है। एक समान घनत्व होगा तो एक समान रास्ते पर चलेंगी और एक समान वेग होगा। लेकिन मान लो अचानक से घनत्व में परिवर्तन आ गया। अचानक से घनत्व में क्या आ गया? परिवर्तन। घनत्व में जब परिवर्तन होगा तो वेग क्या हो जाएगा? देखो क्या लिखा हुआ है कि वेग घनत्व के समानुपाती, कल पढ़ाया था कि वेग किसके समानुपाती होता है? घनत्व के समानुपाती होता है। तो मान लो कि अगर वेग एक समान है तो इसका मार्ग, आपका एक समान घनत्व है तो वेग और मार्ग एक समान होगा। लेकिन मान लीजिए अचानक से घनत्व में परिवर्तन हो गया,
क्या हो गया, परिवर्तन। तो घनत्व तो परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका वेग किस पर निर्भर करता है, मार्ग किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर। तो अचानक से जब वेग परिवर्तित हो जाएगा, घनत्व परिवर्तित होगा, तो वेग और मार्ग दोनों क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि वेग और मार्ग किसके ऊपर डिपेंड करता है, घनत्व पे। और जिसके ऊपर डिपेंड करता है वही परिवर्तित हो गया, जिसके ऊपर डिपेंड करता है वही क्या हो गया, वही परिवर्तित हो गया। तो वही अगर परिवर्तित हो गया तो इसका वेग और मार्ग दोनों क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। सपोज करना ये हमारी पृथ्वी है। अब बताओ हमने और आपने क्या पढ़ा है, हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपका एक समान घनत्व है या अलग अलग, क्या पढ़ा है कल आप लोगों ने, पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व एक समान है या अलग अलग, कल ही पढ़ा है ना जी कि सतह से केंद्र की तरफ जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, पढ़ा है ना। तो सतह से केंद्र की तरफ जाओगे घनत्व बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक समान घनत्व है या अलग अलग घनत्व है। मान लेते हैं 3 लेयर है, सपोज कीजिए 3 लेयर है और तीनों का घनत्व मान लीजिए अलग अलग। इसका घनत्व एक सिंबल दे देते हैं, मान लिया गया इसका घनत्व d1 है, ये जो है ये भी मान लिया गया इसका जो घनत्व है वो कितना है आपका d2 है, ये भी मान लिया गया कि इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है कितना है आपका d3 है। d1 d2 d3 ये क्या है आपके अलग अलग लेयर के घनत्व है। अब समझिएगा, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये है भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, या इसे हम मान लेते हैं ये अधिकेंद्र है। क्या है यह, अधिकेंद्र है। अब यहां से पी तरंगे मान लो ऐसे पी और एस तरंगे गति कर रही है, ये पी तरंग है मान लीजिए, ऐसे मान लेते गति कर रही है। अब देखो आपका पहला वाला जो घनत्व है d1 है, पहला घनत्व क्या है d1 है, तो पूरे के पूरे लेयर का घनत्व कितना है d1, पूरे के पूरे लेयर का घनत्व कितना है d1। तो पूरे लेयर का घनत्व अगर d1 है तो घनत्व पहले बताओ, पहले लेयर में घनत्व अलग अलग है एक समान है, एक समान है तो इनका मार्ग भी क्या होगा, एक समान। जैसे ही ये d2 में जाती हैं अचानक से इनके मार्ग में देखो ऐसे परिवर्तन, अचानक से इनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे इनका मार्ग बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका मार्ग बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से d2 के बाद फिर से कहां जा रही है d1, जाना इनको आगे ऐसे चाहिए था, लेकिन घनत्व तो बदल गया तो इनका मार्ग भी क्या हो जाएगा, घनत्व तो बदल गया बताओ तो इनका मार्ग भी क्या हो जाएगा, इनका मार्ग भी परिवर्तित हो जाएगा। अब बताओ इनका मार्ग परिवर्तित हो जाएगा, सुनते चलना ध्यान से। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये जो रीजन आप देख रहे हो ऐसा लग रहा था, समझना, ये जो रीजन आप देख रहे हो ऐसा लग रहा था, इस रीजन को बातें कर रहा हूं, ये वाला जो रीजन ऐसा लग रहा था कि इस रीजन में भूकंपी तरंगे आएंगी, ऐसा लग रहा था कि इस रीजन में भूकंपी तरंगे क्या होंगी, आएंगी। लेकिन भूकंपी तरंगे इस रीजन में प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों नहीं प्रवेश कर पाई, भूकंपी तरंगे इस रीजन में प्रवेश, देखो अगर ये तरंगे सीधी चलती, अगर ये तरंगे सीधी चलती तो डार्क वाला जो रीजन दिख रहा है इसमें भी भूकंपी तरंगे आ जाती। ये तरंगे सीधी चल रही हैं या इनके मार्ग में परिवर्तन हो रहा है, मार्ग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो क्या जो डार्क वाला रीजन है इस क्षेत्र में भूकंपी तरंगे आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भूकंपी तरंगों के मार्ग में क्या हो गया, परिवर्तन। और भूकंपी तरंगों के मार्ग में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि घनत्व में क्या हो गया, परिवर्तन। और घनत्व में जब परिवर्तन होगा तो भूकंपी तरंगों का मार्ग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मार्ग बदल जाएगा तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भूकंपी तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, ये क्षेत्र भूकंपी तरंगों के प्रभाव क्षेत्र से क्या है, बाहर है। इसे ही कहा जाता है छाया क्षेत्र, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है छाया क्षेत्र, या इसे ही कहा जाता है शैडो जोन, छाया क्षेत्र कहा जाता है या शैडो जोन कहा जाता है। अब बताओ अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे भूकंप नहीं आता है, तो क्या जवाब दोगे, यस है, और उस क्षेत्र का नाम क्या है, छाया क्षेत्र। तो भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंपी तरंगों का प्रभाव
नहीं पड़ता है, जो भूकंपी तरंगों के प्रभाव से क्या है, अप्रभावित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं छाया क्षेत्र बोलते हैं। इसको थोड़ा आप ऐसे समझिएगा। ऐसा कभी हुआ है आपकी रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आप भोज खाए हो? भोज, रूरल एरिया में अगर आप भोज खाए हो तो पात में बैठ के खाए होंगे। बड़ी अच्छी बात है, पात की बैठ भी खाए होंगे ना, आराम से नीचे जमीन पे पात में बैठा जाता है और भोज खाया जाता है, यही होता है ना आपका। ठीक है, मान लीजिए एक तो तुम्हारी क्लास में आते थे, गर्मी इतना हो जाता है ना, ये आधा का आधा एनर्जी क्या कहते हैं, गर्मी खा जाता है। ठीक है, आधा एनर्जी गर्मी खा जाता है, फिर आदमी समझ में नहीं आता कि पढ़ाए क्या। तुम शांत रहा करो, ठीक है ना, तुम शांत रहा करो, ठीक है। हैं? अच्छा अभी ठीक लग रहा है। तो पोल्ट्री क्लास कितने सुबह ही थी ना, तो सुबह गर्मी ज्यादा थी। हैं? 8 बजे गर्मी होगा ज्यादा है, 12 बजे गर्मी ज्यादा होगा? तुम लोगों का उल्टा ही मौसम चल रहा है। तुम लोगों का तुम लोगों का मौसम उल्टा ही चल रहा है। आप एक बात बताओ, सुबह 8 बजे सूर्य का प्रकाश अगर कम होगा जी, तो गर्मी कम होगा ना। ठीक है, लग रहा होगा, बात अलग है, तुमको लग रहा होगा, नहा के नहीं आए होगे तुम। नहा के, झूठ मत बोलो, जो नहा के आता है उसको गर्मी थोड़ी लगता है। क्लास तुम्हारी कितनी, 7 बजे से 8 बजे से है? 7 बजे से। जितने लोग बैठे हो कोई झूठ नहीं बोलेगा, एकदम दिल पे हाथ रख के बोले कौन कौन नहा के नहीं आया है। देखो हाथ उठ ही गया था, हाथ उठ ही गया था ना, हाथ तो उठ ही गया था। अब हाथ एक बार उठ गया, हाथ एक बार उठ गया था, तो अब सोचे कि अब क्या किया जाए, तो हाथ नीचे कर लिया जाए। चलो करते हैं आगे डिस्कशन। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे आप एक लाइन में पांत में आप बैठे हुए हो। क्या नाम है तुम्हारा? है सनी। मान लीजिए यहाँ पे सनी जी बैठे हुए, सुना लो, यहाँ पे सनी जी बैठे, तुम्हारा क्या नाम है? भाग्यश्री। क्या बात है, ये है भाग्यश्री। चलिए, यहाँ पे भाग्यश्री को बैठा दिया गया। तुम्हारा नाम क्या है? अखिलेश जी। ठीक है, यहाँ पे अखिलेश जी को हमने बैठा दिया। बातों को बड़े ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाहता हूँ। तुम्हारा बालक माधव जी। क्या बात है, माधव। चलिए, सनी हो गया, भाग्यश्री हो गया, अखिलेश हो गया, माधव। तुम जी? और शांति रखो, नहीं मेरी क्लास में सब विनोद उनोद नहीं चलने वाला। आईवास में जो टीचर पसंद करता उस टीचर की बात क्लास में बोलना, मेरी क्लास में नहीं। हम सिंपल बातें कर रहे हैं, कुछ समझाने का प्रयास करें। हाँ बालक है, हर्ष। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे हर्ष को बैठा दिया। तुम्हारा बालक? राहुल जी। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, चलो यहाँ पे राहुल को बैठा दिया। जी देवी जी आप? अनुप्रिया। यहाँ पे हमने अनुप्रिया को बैठा दिया। अनुप्रिया हो गई। देखिए, अनुप्रिया के बगल में तुम कौन हो? अनसुईया। हाँ, अंशुप्रिया। तुम अनुप्रिया, तुम अंशुप्रिया, दोनों बहनें हो गया। अब फिर ये मैच कैसे कर गया? चलो अंशुप्रिया। चलिए अब ध्यान से बातों को सुनिएगा, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये एक लाइन में बच्चे और बच्चियां बैठे हुए हैं, इनको बैठाया गया है और बैठा करके क्या कहते हैं, इनको खाना खिलाया जा रहा है। आए बात समझ में? अब मान लीजिए अब क्या कहते हैं, यहां से अब किसको बैठा है? हाँ बालक तुम? तो डेविड। डेविड? अरे तुम्हारा नाम डेविड है क्या है? डेविड ना? अच्छा ठीक, यहाँ पे मान लो डेविड है। आप शांति सुनो, यहाँ पे मान लो डेविड है। ठीक है, अब ये सारे के सारे बच्चे और बच्चियां बैठे हुए हैं। ठीक है, खाने का लास्ट चल रहा है।
लास्ट का मतलब सब लोग खाना वाना खा लिए हैं, अब इनको क्या कहते हैं, मीठा देना है। क्या देना है, मीठा। डेविड को बोला है कि डेविड ये लो गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन लो और सबको चलाओ। डेविड चलता है, सुनो जैसे भूकंपी तरंगे चलती हैं, डेविड चलता है सनी के पास से, गुलाब जामुन देते 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 पहुंचता है राहुल, अनुप्रिया और अंशुप्रिया। इन तीनों को पूरा विश्वास है कि गुलाब जामुन मिलेगा, इन तीनों को पूरा का पूरा विश्वास है कि क्या मिलेगा। जब आपका डेविड हर्ष तक पहुंचा तब तक राहुल, अनुप्रिया, अंशुप्रिया को गुलाब जामुन का स्मेल आने लगा। उनको लगा कि अब क्या कहते हैं, गुलाब जामुन मिलने वाला है। तब तक समझो क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लो कोई स्पेशल गेस्ट आ गया, ठीक है, और जिसके घर पे फंक्शन था उसने क्या किया, जैसे ही डेविड हर्ष के पास पहुंचा इसको बुला लिया गया। और हर्ष ने, डेविड ने क्या किया, बुलाने के कारण अपना रास्ता बदल दिया। अपना रास्ता बदल दिया तो राहुल, अनुप्रिया और अंशुप्रिया को लगा कि गुलाब जामुन तो मिलेगा, बट इसने रास्ता क्या कर दिया, बदल दिया। तो क्या उन तीनों को गुलाब जामुन मिलेगा? उन्हें गुलाब जामुन का छाया समझ में आया है, स्मेल आया है, अब मिलेगा। क्या करेगा, मिलेगा, बट गुलाब जामुन मिलेगा नहीं। ये तीन बनेंगे गुलाब जामुन का छाया क्षेत्र। क्या बनेंगे, गुलाब जामुन। ये सीधे अगर जाती, अगर ये बच्चा सीधा चला जाता तो सबको मिल जाता, सबको मिल जाता। अगर ये बच्चा सीधा चला जाता तो हर जगह पहुंच जाता। इस बच्चे ने रास्ते में, इस बच्चे ने अपना रास्ता क्या कर दिया, कर दिया। तो अगर इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया तो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां पे इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जहां पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इसी को कहा जाता है छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है, छाया। चूंकि ये भूकंपी तरंगे हैं, क्या है ये, भूकंपी तरंगे हैं, तो ये भूकंपी तरंगों से अप्रभावित है, इसलिए इसे कहा जाता है भूकंपी तरंगों का छाया क्षेत्र। और जहां से भूकंपी तरंगों के मार्ग में परिवर्तन आता है, और मार्ग में परिवर्तन कहां से आएगा, जहां से घनत्व में क्या आएगा, परिवर्तन। तो जहां से इनके मार्ग में परिवर्तन आता है उसे असंबद्धता कहते हैं, याद रखना, उसे असंबद्धता कहते हैं या उसे असांतत्य कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि असंबद्धता, डिसकॉन्टिन्यूटी या असांतत्य क्या होता है, तो सीधे बोलना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित एक ऐसा प्रदेश जहां पर अचानक से घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और भूकंपी तरंगों के मार्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को असांतत्य कहा जाता है या असंबद्धता कहा जाता है, या उसी को डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसकॉन्टिन्यूटी। अब बताओ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपका घनत्व एक है या अलग अलग? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व अगर अलग अलग होगा तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बताओ डिसकॉन्टिन्यूटी या असंबद्धता होगा कि नहीं होगा? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में डिसकॉन्टिन्यूटी है या पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंबद्धता है? कितनी असंबद्धताएं हैं, ध्यान से सुनिए। आंतरिक भाग में डिसकॉन्टिन्यूटी है या असंबद्धता है? मान लीजिए ये ऊपरी क्रस्ट है, ये निचला क्रस्ट है, ये ऊपरी मेंटल है, ये निचला मेंटल है, एक बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। सपोज कीजिए ये आंतरिक कोर है, इसे बाह्य कोर मान लेते हैं, इसे निचला मेंटल मान लेते हैं, इसे हम ऊपरी मेंटल मान लेते हैं, ऊपरी मेंटल मान लिया गया, इसे आपका निचला क्रस्ट मान लीजिए और इसे आप ऊपरी क्रस्ट मान लीजिए। अलग अलग लेयर दिख रहा है। अब यहाँ पे देखना, इस हिस्से की बातें अगर करें, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो, एक असंबद्धता यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। समझिए, इसको हमने बोला ये है ऊपरी क्रस्ट। कौन सा क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट। उसके नीचे कौन बैठेगा, निचला क्रस्ट। कौन बैठेगा, निचला क्रस्ट। उसके बाद होगा ऊपरी मेंटल, ये होगा ऊपरी मेंटल। इसके नीचे कौन बैठेगा, निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल, इसके नीचे बैठेगा निचला मेंटल, इसके ऊपर बैठेगा बाह्य कोर, बाह्य कोर, और यहां पे क्या होगा, आंतरिक कोर। यहां पे होगा आंतरिक कोर, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो अलग करता है इसका नाम है कोनार्ड।
कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी या कोनार्ड असंबद्धता। असंबद्धता, अब मैं असंबद्धता नहीं लिखूंगा, केवल नाम लिख दूंगा। कोनार्ड के नीचे आप देखेंगे तो है ये मोहोरिविक, ये सारे वैज्ञानिकों का नाम है, मोहोरिविक असंबद्धता। उसके नीचे आप देखेंगे तो रिफ्ती है, रिफ्ती असंबद्धता। उसके नीचे आप देखेंगे तो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो लेहमन है, या लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी या लेहमन असंबद्धता। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित अलग अलग असंबद्धता है। इसका मतलब 5 असंबद्धताएं, कितनी हैं? 5। 5 असंबद्धताएं, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 5 ऐसे प्लेसेज हैं जहां पर घनत्व में अचानक से क्या आता है? परिवर्तन। 5 ऐसे प्लेसेज हैं जहां पर भूकंपी तरंगों के मार्ग में क्या आता है? परिवर्तन आता है। इसी को डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं या इसी को असंबद्धता कहते हैं। आ रही थी बात समझ में? ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। पहले आप लिखेंगे छाया क्षेत्र के बारे में, फिर असंबद्धता में आएंगे। छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह क्षेत्र, उपस्थित वह क्षेत्र, क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगों का प्रभाव, भूकंपीय तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है, भूकंपीय तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात, अर्थात जो भूकंपीय तरंगों से, अर्थात जो भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है, भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है, भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है, उसे छाया क्षेत्र, उसे छाया क्षेत्र कहा जाता है, छाया क्षेत्र कहा जाता है, कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। पी तरंगों की तुलना में, अगला पॉइंट, पी तरंगों, पी तरंगों की तुलना में, तुलना में एस तरंगों का छाया क्षेत्र, पी तरंगों की तुलना में एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, अधिक विस्तृत होता है, अधिक विस्तृत होता है, होता है। लिखिएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, अगला पॉइंट, 103 से 143 डिग्री या 107 से 147 डिग्री, दोनों लिख लेंगे, अलग अलग किताबों में लिखा होता है। 103 से 143 डिग्री या 107 से 147 डिग्री, ये लिखा हुआ। 103 से 143 डिग्री या 107 से 147 डिग्री के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र लिखा हुआ है, देख लो। 103 से 143 ब्रैकेट में 107 से 147 के बीच का क्षेत्र छाया क्षेत्र कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है, कहलाता है। अब हेडिंग डालिएगा असंबद्धता या असांतत्य, असंबद्धता, असंबद्धता या असांतत्य, असंबद्धता या असांतत्य, असंबद्धता या असांतत्य, असंबद्धता या असांतत्य लिखो। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित, आंतरिक भाग में उपस्थित एक संक्रमण क्षेत्र, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित एक संक्रमण क्षेत्र, उपस्थित एक संक्रमण क्षेत्र, एक संक्रमण क्षेत्र जहां से
घनत्व में परिवर्तन आता है, जहां से घनत्व में परिवर्तन आता है, घनत्व में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है तथा भूकंपीय तरंगों के भूकंपीय तरंगों के मार्ग में परिवर्तन होता है, भूकंपीय तरंगों के मार्ग में परिवर्तन होता है, मार्ग में परिवर्तन होता है, उसे असंबद्धता, उसे असंबद्धता या असांतत्य, असंबद्धता या असांतत्य कहा जाता है, असंबद्धता या असांतत्य कहा जाता है, कहा जाता है। छोटा सा डालिएगा, आंतरिक भाग में उपस्थित प्रमुख असंबद्धता, आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में उपस्थित प्रमुख असंबद्धता, हाँ हेडिंग है, आंतरिक भाग में उपस्थित प्रमुख असंबद्धता, प्रमुख असंबद्धता। जल्दी से फिगर बना लीजिए, 5 असंबद्धताएं हैं, बना लीजिए इसे जल्दी से। क्या है? 100 लेके 103 से लेके 147 तक जो भी लिखा है सब सही है। 103 से 143 लिखा है, 105 से 145 लिखा है, 106 से 146 लिखा है, 107 से लेके कितना लिखा है, 147। इसके बीच में जितना होगा सब सही होगा। तो अगर किसी किताब में आपको लिखा हुआ है ना 105 से 145, वो भी सही है। 106 से लेके 146, वो भी क्या है, वो भी सही है। बीच में जितना होगा सब सही होगा। आगे बढ़ेंगे यहां से। जिन लोगों का हो गया हेडिंग डालेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की व्याख्या, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की व्याख्या, पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक संरचना की व्याख्या, आंतरिक संरचना की व्याख्या, आंतरिक संरचना की व्याख्या।
आंतरिक संरचना। एक होगा आपका क्रस्ट, मेंटल, और एक होगा आपका कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, समझो। देखिए, हमने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट का नाम क्रस्ट है, एक पार्ट का नाम क्या है, मेंटल है, और एक पार्ट का नाम क्या है, कोर है। 3 भागों में बांटा हमने। अब हमें क्रस्ट, मेंटल और कोर की विशेषताएं जाननी है। क्या जाननी है हमें? क्रस्ट, मेंटल, कोर की विशेषताएं जाननी है। तो समझिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर की विशेषताएं अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसके बारे में? सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो हिस्सा हमें दिख रहा है, पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो हिस्सा हमें दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं क्रस्ट। ये क्या है यार? इसको हमने बोला क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। और हमें इसी क्रस्ट के बारे में जानना है, हमें इसी क्रस्ट के बारे में समझना है। तो फिगर में आपको देख के लग रहा होगा कि क्रस्ट जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ऊपर का हिस्सा है? कौन हल्ला कर रहा है? अरे ना भाई, हल्ला मत करो। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में समझो सबसे ऊपर का जो भाग है उसी का नाम क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट की बातें अगर करें तो क्रस्ट में जब हमने खनिज देखा, सुनते जाना, क्रस्ट में जब हमने खनिज देखा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज है? तो यहाँ पे सबसे अधिक ऑक्सीजन दिखाई दिया। क्या दिखाई दी? ऑक्सीजन, लगभग 46%। कितना परसेंट? 46%। प्रॉब्लम बस एक है कि ऑक्सीजन कोई खनिज नहीं है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक ऑक्सीजन एक गैस है। इसलिए हमने बोला कि इसको हम बाहर रखते हैं। अगर हम खनिजों की बातें करें तो क्रस्ट में कई प्रकार के खनिज, सुनते चलो ध्यान से, लोहा भी है, निकिल भी है, एल्युमिनियम भी है, सिलिका भी है। ठीक है, बाकी सारे खनिजों की तुलना में, सुनते जाना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रस्ट में कई खनिज हैं, लेकिन बाकी सारे खनिजों की तुलना में सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है। 70% से 80% लगभग सिलिका और क्या है? एल्युमिनियम है। बाकी सब में सारा चीज है। इसका मतलब क्रस्ट में सबसे ज्यादा किस खनिज की प्रधानता है? सिलिका और एल्युमिनियम। तो हमने बोला कि इस क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में सिलिका, सिलिका तथा कौन बैठा हुआ है? एल्युमिनियम बैठा हुआ है। सिलिका तथा एल्युमिनियम की उपस्थिति है। सिलिका से हमने Si ले लिया, एल्युमिनियम से हमने क्या ले लिया? Al ले लिया, और इसी का नाम क्या रख दिया? इसी का नाम हमने सियाल रख दिया। क्या रख दिया हमने? इसका नाम, इसका नाम हमने सियाल रख दिया। अब ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट की जो मोटाई है ये 35 से 50 किलोमीटर के आसपास है। कितना है यह? 35 से 50 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं 35 से 50 किलोमीटर की मोटाई है। ये जो क्रस्ट है, सुनते जाना, ये जो क्रस्ट है, अगर इस क्रस्ट की बातें करें, इस क्रस्ट का जो घनत्व है, डेंसिटी जो है, वह 2.8 से लेकर के 2.92 ग्राम प्रति, समझो आपका घन सेंटीमीटर है। यानी कि 2.7 भी बोल सकते, 2.7 से लेकर इसका घनत्व 2.9 के आसपास है। देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रस्ट है, सुनते जाओ, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के 2 भाग हैं। सुनते चलो, इस क्रस्ट के 2 भाग हैं। एक का नाम क्या है? ऊपरी क्रस्ट। अभी तो आपने देखा फिगर में, एक का नाम क्या है? ऊपरी क्रस्ट, और दूसरे का नाम है निचला क्रस्ट। क्या है? निचला क्रस्ट। अब बताओ, ये जो ऊपरी क्रस्ट है, सुनते जाओ, जो ऊपरी क्रस्ट है और जो निचला क्रस्ट है, दोनों का घनत्व तो एक समान होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट का घनत्व क्या होगा? अलग अलग। हमने आपने पढ़ा है कि गहराई के साथ घनत्व क्या होता है?
बढ़ता है। तो यहाँ पे ज्यादा गहराई में ऊपरी क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है। तो निचले क्रस्ट का घनत्व तो ऊपरी क्रस्ट की तुलना में, निचले क्रस्ट का जो घनत्व होगा वह ऊपरी क्रस्ट की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये जो क्रस्ट है, समझो ये जो क्रस्ट है, यहीं पर महाद्वीप भी बैठा है। कौन बैठा है, महाद्वीप भी बैठा है। तो महाद्वीप वाले हिस्से को कहा जाता है महाद्वीपी क्रस्ट। और यहीं पर कौन बैठा है, महासागर। तो महासागर वाले हिस्से को कहा जाता है महासागरी क्रस्ट। क्या कहा जाता है इसे, महासागरी क्रस्ट। अब सोचो ये जो महासागरी क्रस्ट है, महासागरी क्रस्ट की जो मोटाई है, सुनते जाना, महासागरी क्रस्ट की जो मोटाई है ये 6 से 8 किलोमीटर के आसपास है। कितना है, 6 से 8 किलोमीटर। महाद्वीपी जो क्रस्ट है, महाद्वीपी क्रस्ट की जो मोटाई है ये ज्यादा है, और इसकी मोटाई 35 से 50 किलोमीटर के आसपास है। कितना किलोमीटर, 35 से 50 किलोमीटर के आसपास है। महाद्वीपी जो क्रस्ट है, महाद्वीपी क्रस्ट नीचे होगा ना, कहाँ होगा, नीचे। महाद्वीप नीचे होते और महासागर नीचे होते और महाद्वीप ऊपर। तो अगर महासागर नीचे है तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा। तो महाद्वीपी क्रस्ट का घनत्व ज्यादा होगा, तो महाद्वीपी क्रस्ट का घनत्व क्या होगा, कम। महासागरी का ज्यादा और महाद्वीपी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। महाद्वीपी क्रस्ट को देखा गया तो इसके निर्माण में ग्रेनाइट की भूमिका है। किसकी भूमिका है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट नाम सुना है ना, ग्रेनाइट एक चट्टान है। और महासागरी क्रस्ट जो है इसके निर्माण में बेसाल्ट की भूमिका है। किसकी भूमिका है, बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट का नाम सुना है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट लावा की चट्टानें। किसकी चट्टानें हैं, लावा की चट्टानें। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट लावा की चट्टानें हैं। तो लावा की चट्टानें कमजोर होती हैं, कठोर होती हैं, कठोर होती हैं। तो ये कठोर चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, महाद्वीपी क्रस्ट के निर्माण में किसका भूमिका है, ग्रेनाइट। और महासागरी क्रस्ट के निर्माण में किसका भूमिका है, बेसाल्ट। अब तो महाद्वीप जो है, महाद्वीप की ऊंचाई एक समान है, अलग अलग। महाद्वीप पर जहां पे पर्वत हैं वहां पर ऊंचाई ज्यादा है या कम है, और जहां पर घाटियां हैं, तो जहां पे पर्वत है वहां पे ऊंचाई अगर कम है, तो पर्वत वाले क्षेत्र में महाद्वीपी जो क्रस्ट होगा उसकी मोटाई ज्यादा होगी या कम होगी, क्या होगी, ज्यादा। महाद्वीपी ऐसे देखो ना, ये मान लो महाद्वीपी क्रस्ट है और यहीं पे मान लो ऐसे पर्वत आ गया। अगर पर्वत आ जाएगा, बताओ अगर पर्वत आ जाएगा तो पर्वत वाले क्षेत्र में मुझे बताओ, पर्वत वाले क्षेत्र में जो क्रस्ट होगा, क्रस्ट का मोटाई कम होगा या बढ़ जाएगा, हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जहां पे पर्वत ना होकर घाटी हो जाए, घाटी का मतलब नीचे धंस जाए, तो नीचे धंसेगा तो महाद्वीपी क्रस्ट का मोटाई बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। मुझे बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि क्रस्ट की मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ होगी तो क्या जवाब दोगे, पर्वत में। कहाँ होगा, पर्वत में। और क्रस्ट की मोटाई सबसे कम कहां पर होगी, घाटी प्रदेशों में। कहां पे होगी, घाटी प्रदेशों में। अब हमारा आप जानते हैं, अभी आपने फिगर बनाया कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग कौन करता है, अभी आपने देखा ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग कौन करता है, कोनार्ड। तो कोनार्ड और संबद्धता ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से क्या करती है, अलग करती है। क्रस्ट में तापमान इतना ज्यादा नहीं है, सुनते जाओ, क्रस्ट में तापमान इतना ज्यादा नहीं है तो चट्टानों को क्या कर सके, पिघला सके, तोड़ सके नहीं, पिघला सके। इसलिए बताओ, क्रस्ट का तापमान अगर इतना ज्यादा नहीं है तो चट्टानों को पिघला सके, तो क्या क्रस्ट की चट्टानें आपका पिघली हुई होंगी, क्रस्ट की चट्टानें पिघली हुई होंगी, या क्रस्ट की चट्टानें ठोस होंगी, ठोस होंगी। तो हमारा जो क्रस्ट होगा वो ठोस अवस्था में होगा या पिघली अवस्था में, ठोस अवस्था में होगा। इसलिए हमारा क्रस्ट ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये कहानी है आपका ये कहानी है पृथ्वी के क्रस्ट की। किसकी, पृथ्वी के क्रस्ट की। लिख डालिए आप लोग, पृथ्वी का क्रस्ट या क्रस्ट, क्रस्ट पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला लिखेंगे क्रस्ट, आंतरिक भाग में पहला क्रस्ट। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहला पॉइंट क्रस्ट के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित सबसे ऊपरी परत, आंतरिक भाग में उपस्थित सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है।
ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, जिसका या जिसकी मोटाई 35 से 50 किलोमीटर, जिसकी मोटाई 35 से 50 किलोमीटर तक होती है, जिसकी मोटाई 35 से 50 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट, हाँ अगला पॉइंट, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ब्रैकेट डाल दो, 46%, 46% होती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, 46%। अगला पॉइंट, क्रस्ट में खनिजों के रूप में, क्रस्ट में खनिजों के रूप में सर्वाधिक मात्रा में, खनिजों के रूप में सर्वाधिक मात्रा में सिलिका तथा एल्युमिनियम, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका तथा एल्युमिनियम, सिलिका तथा एल्युमिनियम की उपस्थिति है, सिलिका तथा एल्युमिनियम की उपस्थिति है, उपस्थिति है, सिलिका तथा एल्युमिनियम की उपस्थिति है। इसी कारणवश इसे सियाल कहा जाता है, इसी कारणवश इसे सियाल कहा जाता है, इसी कारणवश इसे सियाल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका औसत घनत्व, इसका औसत घनत्व, औसत घनत्व 2.7 से लेकर, इसका औसत घनत्व 2.7 से लेकर 2.9, 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, इसे ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट, इसे ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट में विभाजित किया जाता है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट में विभाजित किया जाता है, किया जाता है। अगला पॉइंट, कोनार्ड और संबद्धता, कोनार्ड, कोनार्ड और संबद्धता ऊपरी क्रस्ट को, कोनार्ड और संबद्धता ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। कोनार्ड और संबद्धता ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है, क्रस्ट से अलग करती है, अलग करती है। नेक्स्ट, ऊपरी क्रस्ट की तुलना में, ऊपरी क्रस्ट की तुलना में निचले क्रस्ट का घनत्व अधिक है, ऊपरी क्रस्ट की तुलना में, ऊपरी क्रस्ट की तुलना में निचले क्रस्ट का घनत्व अधिक है, का घनत्व अधिक है, अधिक है। अगला पॉइंट, ऊपरी क्रस्ट तथा निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट तथा निचला क्रस्ट दोनों ही ठोस अवस्था में हैं, ऊपरी क्रस्ट तथा निचला क्रस्ट दोनों ही ठोस अवस्था में हैं, दोनों ही ठोस अवस्था में हैं, अवस्था में हैं। अगला लिखिएगा, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट एवं
क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट एवं महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट एवं महासागरीय क्रस्ट में विभाजित किया जाता है, में विभाजित किया जाता है। महाद्वीपीय क्रस्ट एवं महासागरीय क्रस्ट में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे कर लेंगे आप लोग। क्रस्ट दो कॉलम बना लीजिएगा छोटा सा। हाँ, एक में महाद्वीपीय क्रस्ट, या कॉलम अगर नहीं भी बनाना है तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट में लिखेंगे आप लोग, महाद्वीपीय क्रस्ट लिखिएगा। इसकी औसत मोटाई, इसकी औसत मोटाई 35 से 50 किलोमीटर, इसकी औसत मोटाई 35 से 50 किलोमीटर। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग हैं? क्या छोड़ के गए हैं? दवा होता तो मिल जाता ना बाला। कब से ढूंढ रहे हो तुम लोग दवा? हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? इसकी औसत मोटाई 35 से 50 किलोमीटर है, 35 से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इसके निर्माण में या इसकी संरचना में, इसकी संरचना में ग्रेनाइट चट्टानों की भूमिका, इसकी संरचना में ग्रेनाइट चट्टानों की भूमिका, ग्रेनाइट चट्टानों की भूमिका, ग्रेनाइट चट्टानों की भूमिका सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। ग्रेनाइट चट्टानों की भूमिका सर्वाधिक है। नेक्स्ट, पर्वतीय प्रदेशों में या पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई सर्वाधिक, पर्वतीय प्रदेश में महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई सर्वाधिक, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई सर्वाधिक, की मोटाई सर्वाधिक तथा घाटी प्रदेशों में, घाटी प्रदेशों में, घाटी प्रदेशों में मोटाई कम होती है, घाटी प्रदेशों में मोटाई कम होती है, मोटाई कम होती है। सेकंड में आ जाओ, महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट लिखो। नहीं, स्लो नहीं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा स्लो, लिखवाऊंगा फास्ट है। क्या लिखवा? नहीं, और नहीं लिखवाएंगे, हो गया ना ना ना, हो गया। अगर उसमें लिखवाना होता तो पहले महाद्वीपीय क्रस्ट में पूरा कर देता। लिखवाऊंगा तेज, समझाऊंगा स्लो, ठीक है? क्योंकि आपका सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस कैसे खत्म होगा? स्लो स्लो लिखेंगे तो। और इतना ही स्पीड तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, इतना स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? ताकि मेंस में आप जब जाओगे तो मेंस में तो लिखना ही पड़ेगा ना बाला। और मेंस में समझो जीएस के पेपर 2 में जानते हो 20 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। कितना क्वेश्चन लिखना होगा? 20 क्वेश्चन में से आपका कई क्वेश्चन 36 नंबर के होंगे और कई क्वेश्चन तुम्हारे आपके 8 नंबर के होंगे। सोचो 3 घंटे में कैसे लिखा जाएगा। तो स्पीड बढ़ाने की क्या है? आवश्यकता है। तो स्पीड आप लोग बढ़ाइए, मैं बोलूंगा थोड़ा फास्ट, ठीक है? या अगर नहीं लिखना चाहते हो तो बताओ, और बढ़ाइए स्पीड। 1 मिनट में 40 शब्द लिखिए। हाँ, 1 मिनट में 40 शब्द लिखिए, तब जाकर के आपका सब मेंटेन होगा। अगर 1 मिनट में आप 20 से 25 शब्द लिख रहे हैं तो आपका मतलब स्पीड कम है अभी। क्या बेटा?
ना ना, आप क्या कहते हैं, लिखो। ठीक है, सुनो ध्यान से। 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा 200 शब्दों का, 200 शब्दों का जो क्वेश्चन लिखना होता है आपका 7 से 8 मिनट में। 7 से 8 मिनट में 200 शब्द लिखना होता है, तो 1 मिनट में लगभग 30 शब्द के आसपास, 30 से 35 शब्द 1 मिनट में आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर पूरा होगा, अदरवाइज नहीं पूरा होने वाला है। तो ये मत सोचो कि प्री क्वालिफाई करने से ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। खराब होने दीजिए राइटिंग, राइटिंग इतना ठीक होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए बस। चुन चुन के नहीं लिखना है वहां पे, ठीक है, चुन चुन के नहीं लिखना है। वो राइटिंग नहीं चेक करने वाला, आपका कंटेंट चेक करने वाला है। अगर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है, राइटिंग थोड़ी खराब भी है और आपका देख के समझ में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए जरा, महासागरी क्रस्ट। महासागरी क्रस्ट पॉइंट नंबर 1, औसत मोटाई 6 से 8 किलोमीटर। औसत मोटाई 6 से 8 किलोमीटर होती है। औसत मोटाई 6 से 8 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, इसकी संरचना में इसकी संरचना में इसकी संरचना में बेसाल्ट जैसी चट्टानों की बेसाल्ट जैसी चट्टानों की बेसाल्ट जैसी चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेसाल्ट जैसी चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला, इसका औसत घनत्व महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में इसका औसत घनत्व महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में अधिक होता है। इसका औसत घनत्व महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में अधिक होता है। महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मेंटल। अब हम मेंटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा मेंटल समझिए। अगर हम मेंटल की बातें करें तो पहला आप फिगर जरा निकालिएगा, जहां पे आपने डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता बनाया है। देखो जरा इसे, मेंटल की बातें करें, यहां देखो सब लोग, ये मोहोरिविक है। क्या है यह? मोहोरिविक। मोहोरिविक से लेकर कहां तक? मोहोरिविक से लेकर कहां तक? तो मोहोरिविक से लेकर गुटेनबर्ग के बीच में जो क्षेत्र बैठा हुआ है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम आपका मेंटल है। क्या है इसका नाम? इसी का नाम आपका मेंटल है। मेंटल की बातें करें तो मेंटल जो है संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का, सुनते जाना ध्यान से, कुल पृथ्वी के आयतन का सबसे ज्यादा मेंटल कुल पृथ्वी के आयतन का लगभग समझो 83 से 84%। कितना आपका? लगभग 83 से 84%। 83 से 84% जो रीजन है, वह रीजन आपका कवर करता आयतन का। किसका? आयतन का। और द्रव्यमान का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। कितना हिस्सा? 60% हिस्सा कवर करता है। अगर हम इसकी मोटाई की बातें करें तो हमने क्या पढ़ा था? 50 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट है। तो 50 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक, यानी कि ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये 2900 किलोमीटर की गहराई है। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन कितना है आपका? 50। तो 50 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच में बैठा हुआ जो भाग है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम आपका क्या है? मेंटल है। उसके बाद हम बोलेंगे मोह। अपने फिगर में देखो, मोहोरिविक असंबद्धता। कौन सा? मोहोरिविक असंबद्धता क्रस्ट को मेंटल से क्या करती है? क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। अब ये जो मेंटल है, सुनते जाओ, ये जो मेंटल है, इस मेंटल के दो भाग हैं। एक है ऊपरी मेंटल, सुनते जाना, कौन सा मेंटल है? ऊपरी मेंटल है। और एक क्या है आपका? निचला मेंटल।
अब जो बताऊंगा उसको ध्यान सुनना। एक ऊपरी मेंटल है और एक निचला मेंटल है। अब बताओ ऊपरी मेंटल में जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो तापमान तो ज्यादा होगा, तापमान क्या होगा, ज्यादा। देखिए निचला जो मेंटल है, निचला मेंटल में भी तापमान ज्यादा होगा, हाँ या ना। लेकिन निचले मेंटल में केवल तापमान ज्यादा होगा या तापमान की तुलना में दाब भी ज्यादा होगा, दाब ही ज्यादा होगा या घनत्व भी ज्यादा होगा, घनत्व भी ज्यादा होगा। अब इसकी तुलना में ऊपरी मेंटल में दाब क्या होगा, कम, और ऊपरी मेंटल में घनत्व भी क्या होगा, कम। अब बताओ ऊपरी मेंटल में दाब और घनत्व कम है लेकिन तापमान क्या है, ज्यादा। तो ये तापमान चट्टानों को ठोस रहने देगा या पिघला देगा, चट्टानों क्या कर देगा, पिघला देगा। चट्टानें अगर पिघल जाएंगी तो ऊपरी मेंटल वाला जो हिस्सा है, ऊपरी मेंटल का हिस्सा ठोस होगा या पिघला हुआ होगा, ये होता है आपका पिघला हुआ होता है। इसे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड, अर्ध तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अर्ध तरल बोलते हैं। और यहीं पर कौन बैठा हुआ, मैग्मा। कौन बैठा है, मैग्मा। और यही मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा के रूप में कहाँ आता है, बाहर आता है। तो ये आपका ऊपरी मेंटल है। निचला मेंटल में तापमान ज्यादा है, सुनते जाओ, निचले मेंटल में तापमान ज्यादा है, लेकिन तापमान ज्यादा के अलावा क्या है यहाँ पे, दाब और घनत्व। बताओ दाब ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व अगर अधिक हो जाएगा तो कठोरता क्या हो जाएगी, कठोरता अगर बढ़ जाएगी तो ये बताओ ठोस रहेगा या द्रव रहेगा, क्या रहेगा, ठोस रहेगा। इसलिए निचला जो मेंटल होगा वो किस रूप में होगा आपका, निचला मेंटल आपका ठोस रूप में होगा। किस रूप में होगा, ठोस रूप में। मेंटल जो है, मेंटल का जो घनत्व है माना जाता है 4.5 से लेकर के 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका जो घनत्व है वो 4.4 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ऊपरी मेंटल पिघल गया लेकिन निचला मेंटल क्यों नहीं पिघला। मान लिया कि निचले मेंटल में तापमान ज्यादा है, लेकिन निचले मेंटल में क्यों तापमान ज्यादा है या दाब और घनत्व भी ज्यादा है, घनत्व अगर ज्यादा होगा कठोरता बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कठोरता अगर बढ़ जाएगी, समझो कठोरता अगर बढ़ जाएगी, कठोरता अगर बढ़ जाएगी तो ये बताओ आपका पिघल जाएगा या ठोस रहेगा, क्या रहेगा, ठोस रहेगा। इसलिए निचला मेंटल ठोस है और ऊपरी मेंटल क्यों पिघल गया, दाब और घनत्व तो क्या है, कम है, दाब और घनत्व तो कम है लेकिन तापमान ज्यादा। तो ये अधिक तापमान चट्टानों को क्या करेगा, पिघला देगा। इसलिए ऊपरी मेंटल पिघला हुआ है और निचला मेंटल क्या है, ठोस अवस्था में। मेंटल में जब हम खनिजों की बातें करते हैं तो अन्य खनिजों की तुलना में यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। सिलिका से हमने SI ले लिया, मैग्नीशियम से Ma ले लिया और क्या बन गया है, सीमा। इसलिए मेंटल को क्या कहा जाता है, मेंटल को सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमा। लिख लीजिए मेंटल। आराम से आप फिर से बोलो। तापमान जो होगा, किसने बोला तापमान से में, कहां लिखा है तापमान से में, तापमान कहां लिखा है से में, हाँ दोनों का बढ़ रहा है। तुमने कल ही तो पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, बिल्कुल कम होगा, और नीचे वाले का ज्यादा होगा। लिखा तो है, देखो ना कहाँ लिखा है कि दोनों का तापमान बराबर है। हमने तो ये लिखा है कि दोनों में तापमान ज्यादा है। तुमने तो ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ है कि सतह में नीचे की तरफ जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, जितना नीचे जाओगे उतना तापमान बढ़ेगा। निचला मेंटल ठोस इसलिए क्योंकि वहां पे घनत्व तो ज्यादा है, दबाव ज्यादा है। घनत्व तो ज्यादा होगा तो कठोरता बढ़ जाएगी, कठोरता बढ़ जाएगी तो अधिक तापमान में भी नहीं पिघलेगा। गलत मत देखा कीजिए, बैठ जाइए। देखो क्रस्ट तथा क्रस्ट तथा क्रस्ट तथा कोर के बीच, क्रस्ट तथा कोर के बीच, कोर के बीच, क्रस्ट तथा कोर के बीच मेंटल की उपस्थिति है। क्रस्ट तथा कोर के बीच मेंटल की उपस्थिति है, मेंटल की उपस्थिति है, जो कि पृथ्वी के आयतन का, जो कि पृथ्वी के आयतन का लगभग
पृथ्वी के आयतन का लगभग 83 से 84 से 84% 83 से 84% हिस्सा शामिल करता है, हिस्सा शामिल करता है, शामिल करता है। नेक्स्ट, मोहोरिविक असंबद्धता, मोहोरिविक असंबद्धता से लेकर, मोहोरिविक असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई, मोहोरिविक असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई, 2900 किलोमीटर की गहराई तक उपस्थित है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक उपस्थित है, गहराई तक उपस्थित है, तक उपस्थित है, गहराई तक उपस्थित है। नेक्स्ट, उपस्थित है। औसत घनत्व, औसत घनत्व 4.5 से 5.5 है, बाकी आप खुद से लगा लेंगे, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 4.5 से 5.5 है, 5 है। नेक्स्ट, मेंटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम, मेंटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक है, सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक है, की मात्रा सर्वाधिक है। इसी कारणवश, इसी कारणवश इसे सीमा, इसी कारणवश इसे सीमा कहा जाता है, इसी कारणवश इसे सीमा कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल, इसे ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल, निचले मेंटल में वर्गीकृत किया जाता है, ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट, रिफ्ती असंबद्धता, रिफ्ती असंबद्धता, रिफ्ती असंबद्धता ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, रिफ्ती असंबद्धता ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है, अलग करती है, अलग करती है। नेक्स्ट, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल पिघली हुई अवस्था में है, ऊपरी मेंटल पिघली हुई अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, अवस्था में है। इसी क्षेत्र से, इसी क्षेत्र से मैग्मा, इसी क्षेत्र से मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय, विस्फोट के समय सतह पर, ज्वालामुखी विस्फोट के समय सतह पर लावा के रूप में, लावा के रूप में प्रकट होता है, लावा के रूप में प्रकट होता है, प्रकट होता है, होता है। नेक्स्ट, निचला मेंटल, निचला मेंटल अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाला है, निचला मेंटल अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाला है, अधिक घनत्व वाला है। साथ ही साथ
साथ ही साथ ऊपरी मेंटल की तुलना में, साथ ही साथ ऊपरी मेंटल की तुलना में दबाव अधिक है। ऊपरी मेंटल की तुलना में दबाव अधिक है। यही कारण है, दबाव अधिक है। यही कारण है कि यही कारण है कि निचला मेंटल, यही कारण है कि निचला मेंटल ठोस रूप में उपस्थित है। निचला मेंटल ठोस रूप में उपस्थित है। ठोस रूप में उपस्थित है। में उपस्थित है। ठोस रूप में उपस्थित है। अब आइएगा कोर। कोर, कोर, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कोर के बारे में। देखिए, वापस आते हैं फिगर में। देखो, फिगर में अगर हम वापस आए तो सीधे से बोलेंगे 2900 किलोमीटर। कहां से? 2900 किलोमीटर से लेकर कहां तक? पृथ्वी के केंद्र तक। 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो बैठा हुआ है उसी का नाम क्या है? उसी का नाम कोर है। अगर हम कोर की बातें करें तो कोर में बड़े सारे खनिज हैं। सुनते जाओ ध्यान से। कोर में बड़े सारे खनिज हैं, लेकिन बाकी खनिजों की तुलना में लोहा और निकिल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो हमने क्या किया? निकिल को लिया Ni और लोहा को क्या लिया? Fe, और इसका नाम क्या रख दिया गया? नीफे। इसे नीफे बोल दिया गया। कितना बोल गया? नीफे। अगर हम इसके घनत्व की बातें करें, इसका जो घनत्व है वह है आपका 9 से 12, कहीं कहीं 13 भी लिखा होगा, सरप्राइज नहीं होना है। इसका जो घनत्व है, ये घनत्व आपका 9 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास है। अब मुझे बताओ, इसका जो आपको कोर जो है, कोर में भारी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। समझ ध्यान से। कोर में किसकी मात्रा ज्यादा है? भारी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। तो कोर में अगर भारी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगा तो कोर में दबाव भी क्या होगा? ज्यादा, और घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? कोर का। अब कोर की बातें करेंगे तो कोर को दो भागों में बांट देते हैं। कोर को भी कितने भाग में बांट देते हैं? दो भागों में। एक आंतरिक कोर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? बाह्य कोर। अब बताओ, सबसे ज्यादा भारी पदार्थ आंतरिक कोर में होगा या बाह्य कोर में? कहां होगा? आंतरिक कोर में। तो सबसे ज्यादा घनत्व आंतरिक कोर में होगा या बाह्य कोर में? आंतरिक कोर में। तो सबसे ज्यादा दबाव कहां होगा? तो आंतरिक कोर में अगर घनत्व सबसे ज्यादा है, आंतरिक कोर में दबाव सबसे ज्यादा है, आंतरिक कोर में कठोर पदार्थ हैं, आंतरिक कोर में भारी पदार्थ हैं, तो आंतरिक कोर ठोस होगा या द्रव होगा? क्या होगा? ठोस होगा, क्योंकि दबाव इसे पिघलने नहीं देगा। लेकिन बाह्य कोर की बातें करें तो बाह्य कोर में आंतरिक कोर की तुलना में घनत्व क्या होगा? कम। दबाव क्या होगा? कम। तो घनत्व कम होगा, तो बाह्य कोर में आंतरिक कोर की तुलना में जो पदार्थ होगा वो कमजोर होगा या कठोर होगा? कमजोर होगा। तो कमजोर होगा तो अधिक तापमान से वैसे ही रहेगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। तो बाह्य कोर द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। बाह्य कोर क्यों पिघल गया? क्योंकि बाह्य कोर में आपका तापमान तो ज्यादा है, लेकिन दबाव और घनत्व तो क्या है? कम है। आंतरिक कोर में मान लिया तापमान ज्यादा है, लेकिन आंतरिक कोर में तापमान की तुलना में घनत्व और दबाव क्या है? ज्यादा। इसलिए आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होगा और बाह्य कोर किस में होगा? द्रव अवस्था में। किस में होगा? द्रव अवस्था में। कोर के अंदर जब जाओगे ना कोर के अंदर जब जाओगे तब आपका भारी पदार्थ बैठा हुआ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ बैठा हुआ है, यूरेनियम बैठा हुआ है, थोरियम बैठा हुआ है। तो यूरेनियम थोरियम बताओ अगर होगा तो तापमान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए सेंटर का तापमान 6000 है। सेंटर का तापमान कितना? 6000। 6000 तापमान है, फिर भी नहीं पिघलता है। क्यों? क्योंकि घनत्व और दबाव क्या है? ज्यादा है। इसलिए 6000 तापमान में आपका नहीं पिघलता है। इसलिए सर, लड़का सीटी बजाते रहता है। मेरे सामने सीधे पीछे का लड़का कौन है? मेरे सामने सीधे पीछे का लड़का कौन है? देखो जरा तो।
सामने सीधे पीछे का लड़का कौन है? हमारे इस साइड क्या कहते हैं, आपका पीछे, ये कहाँ से, पीछे से आया है क्या? कौन बजा रहा है सीटी? बजाओ जरा। जिसने भी लिख के भेजा शर्माइए मत, कोई कुछ कर नहीं पाएगा आपका, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आप बताइए जिसने भी लिख करके भेजा हुआ है, जिसने भी लिख करके भेजा है, बताओ कौन सीटी बजा रहा है, बताओ जरा। खड़ा करो जरा उसे, खड़ा करो उसे, खड़ा करो। नहीं नहीं, बस देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कौन है। बैठ जाओ, बैठ जाओ जरा, तुम लोग बैठो। कौन सीटी बजा रहा है भाई? खड़े करो जरा उसे। है क्या बेटा? है? अरे बालक, सीटी उटी बजाना बंद करो, तो हम बजवा देंगे सीटी। आ रही बात समझ में? क्लास में तुम पढ़ने आए हो। समस्या जान तो ये है ना कि हर टीचर के क्लास लेने का तरीका अलग अलग है। किसी को सीटी बजाना पसंद है, किसी को ताली पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और मुझे कुछ नहीं पसंद है। मुझे कुछ नहीं पसंद है, ना तो सीटी पसंद है, ना ताली पसंद है, ना कुछ और पसंद है। समस्या ये है कि जब सारे टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो भाई बात तो ऐसी आएगी ही आएगी। ठीक है, मैं ये सब पसंद नहीं करता। अरे बालक सुनो, जिसने भी सीटी मारा है, ये लास्ट गलती समझ के तुम्हारा खत्म कर रहा हूं मामले को। सुधर जाओ थोड़ा सा, ठीक है, सुधर जाओ थोड़ा सा, क्या कहते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। दोबारा से ऐसा कोई लेटर लिख करके नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास तुम्हारा लेटर पहली बार आया इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, कोई मतलब वाला बात नहीं, खत्म कर रहा हूँ मामले को। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ज्यादा सीटी मार रहे हो तो आपको, चलो मैं खड़ा हूं, दिखाओ सीटी मार के। ज्यादा सीटी मारने का शौक चढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ाई चल रहा है, चुप मार के पढ़ाई कर लो। ठीक है, दोबारा ऐसा लेटर लिख करके नहीं आना चाहिए कि सीटी बज रहा है, ये हो रहा है, सीटी मार रहे हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, नुकसान आपका होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, किसी और का नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप लोगों का होगा। इसलिए क्लास में जब आप बैठें तो क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन से बैठा करें। ठीक है, और टीचर का चेहरा देख लिया करें आप, टीचर का चेहरा देख लिया करें। और जो टीचर, जिस टीचर को जो पसंद है, आप उस टीचर की क्लास में वैसी हरकत किया करें। मुझे ये सब पसंद नहीं है तो मेरी क्लास में ये सब हरकत ना किया करें। अरे हमसे क्या मतलब यार, हम बस क्लास में ये पसंद नहीं करते, बात खत्म। मैं क्लास में ये सब पसंद नहीं करता हूँ, बात खत्म। तो मेरी क्लास में ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी किसकी क्लास में क्या हो रहा है वो टीचर मैनेज करेगा, ये उस टीचर का काम है। सबकी क्लास हम मैनेज नहीं करने वाले, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी क्लास के लिए। मेरी क्लास में ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। वापस आते हैं टॉपिक पे। हमने डिस्कस किया यहाँ पे, समझो, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि कोर का, आपका आंतरिक जो कोर है, आंतरिक कोर इसलिए ठोस में है, यहाँ पे तापमान ज्यादा है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तापमान के अलावा यहाँ पे दबाव और घनत्व क्या है, ज्यादा। दबाव और घनत्व इतना ज्यादा है, ये चट्टानों को पिघलने नहीं देता है। इसलिए आंतरिक कोर जो है आपका ठोस अवस्था में है, और बाह्य कोर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। इस वाले रीजन में, समझो, इस वाले रीजन में दबाव इतना ज्यादा है कि लगभग इतना कठोर हो गया है कि लगता है कि डायमंड की तरह है। कैसा है यह, डायमंड की। डायमंड का घनत्व तो ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा। इतना ज्यादा कॉन्साइज हो गया है कि लगता है कि यह डायमंड की तरह है। साथ ही साथ इसके अंदर यूरेनियम, आपको यूरेनियम जैसे पदार्थों की क्या है, उपस्थिति है। अगर हम आउटर कोर और इनर कोर की बातें करें तो आउटर कोर और इनर कोर को कौन अलग करता है, लेहमन अलग करता है। कौन अलग करता है, लेहमन। तो आउटर कोर को इनर कोर से लेहमन असंबद्धता अलग करती है। कौन अलग करती है, लेहमन असंबद्धता अलग करती है। पृथ्वी का पढ़ाया हुआ क्लास में, जब पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, चुंबक पढ़ा रहा था। ठीक है, पृथ्वी का जो चुंबक है, बताओ कहां बैठा, क्रस्ट मेंटल कोर कहां बैठा, कोर में। कहां बैठा, कोर में। यही आंतरिक कोर जो है ठोस वाला, यही चुंबक में क्या हुआ है, यही चुंबक में परिवर्तित हुआ। इसलिए उस टाइम मैंने लिखवाया था कि पृथ्वी के भूगर्भ में एक बड़े चुंबक की क्या है, एक बड़े चुंबक की उपस्थिति है। ठीक है, लिख करके पूरा कीजिए, कोर। लिख करके पूरा करो जल्दी से, कोर। कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग,
पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कोर कहलाता है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कोर कहलाता है। आंतरिक भाग कोर कहलाता है। नेक्स्ट, यह गुटेनबर्ग असंबद्धता, लिखा था गुटेनबर्ग, यह गुटेनबर्ग लिखा, भूल गए क्या? अभी तो लिखा था कुछ टाइम। यह गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक उपस्थित है। पृथ्वी के केंद्र तक उपस्थित है। पृथ्वी के केंद्र तक उपस्थित है। असंबद्धता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक उपस्थित है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में लोहे तथा निकिल जैसे भारी पदार्थों की उपस्थिति, लोहे तथा निकिल जैसे भारी पदार्थों की उपस्थिति सर्वाधिक है। भारी पदार्थों की उपस्थिति सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। NIFE, नीफे कहा जाता है। इसका औसत घनत्व 9 से 12, इसका औसत घनत्व 9 से 12 माना जाता है। इसका औसत घनत्व 9 से 12 माना जाता है। नेक्स्ट, इसे बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर में विभाजित किया जाता है। बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर में विभाजित किया जाता है। अगला पॉइंट, बाह्य कोर द्रव अवस्था में है। अर्थात अधिक तापमान के कारण बाह्य कोर द्रव अवस्था में अधिक तापमान के कारण बाह्य कोर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। नेक्स्ट, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जिसका प्रमुख कारण अत्यधिक दबाव है। प्रमुख कारण अत्यधिक दबाव है। अगला पॉइंट, अधिक दबाव के कारण ठोस पदार्थ अधिक तापमान में भी ठोस रूप में बना रह सकता है।
अधिक तापमान में भी ठोस रूप में बना रह सकता है, बना रह सकता है, रह सकता है, बना रह सकता है। नेक्स्ट, लेहमन असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता, लेहमन, लेहमन असंबद्धता आंतरिक एवं बाह्य कोर को, लेहमन असंबद्धता आंतरिक एवं बाह्य कोर को अलग करती है, आंतरिक एवं बाह्य कोर को अलग करती है, आंतरिक एवं बाह्य कोर को अलग करती है, कोर को अलग करती है, अलग करती है। नेक्स्ट, कोर में, कोर में, कोर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की भी उपस्थिति है, कोर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की भी उपस्थिति है, रेडियो सक्रिय पदार्थों की भी उपस्थिति है, उपस्थिति है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के कोर में पृथ्वी के चुंबक की उपस्थिति है, पृथ्वी के कोर में पृथ्वी के चुंबक की उपस्थिति है, पृथ्वी के चुंबक की उपस्थिति है, चुंबक की उपस्थिति है, उपस्थिति है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कोर, या सॉरी आंतरिक कोर लिखना, पृथ्वी का आंतरिक कोर, पृथ्वी का आंतरिक कोर, पृथ्वी का आंतरिक कोर अत्यधिक दबाव के कारण, पृथ्वी का आंतरिक कोर अत्यधिक दबाव के कारण, दबाव के कारण अत्यधिक सघन, अत्यधिक सघन या घना है, अत्यधिक सघन या घना है, अत्यधिक सघन या घना है, या घना है। ठीक है, सघन या घना है। ठीक ना, ये रहा आपका पृथ्वी का आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसी को देखो एक और तरीका कहा जाता है, सुनो ध्यान से, एक और तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है। ऐसे देखो, सबसे बाहर वाला हिस्सा अलग है, उसके नीचे का हिस्सा अलग है, उसके नीचे का हिस्सा अलग है, और उसके नीचे का रीजन अलग है। देखो, जिसको सबसे बाहर वाला जो रीजन है, इसे एक नाम दिया जाता है स्थल मंडल। क्या कहा जाता है इसे? स्थल मंडल। अब क्रस्ट मेंटल कोर हम नहीं बोलेंगे, स्थल मंडल। दूसरा जो हिस्सा इसे कहा जाता है दुर्बल मंडल। क्या कहा जाता है इसे? दुर्बल मंडल कहा जाता है। ठीक है। तीसरा जो हिस्सा देख रहे हो इसे कहा जाता है बैरी मंडल। बैरी, कोई बात नहीं। चलिए, इसे कहा जाएगा बैरी मंडल कहा जाएगा। और सबसे अंदर जो बैठा हुआ है, सबसे अंदर जो बैठा हुआ है, इसे सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है, इसे केंद्र मंडल कहा जाता है। सेंट्रोस्फेयर या केंद्र मंडल, वहां पे आपका क्रस्ट मेंटल कोर था। अब देखो ध्यान से, दुर्बल मंडल क्या है? दुर्बल मंडल में क्या शामिल होता है? दुर्बल मंडल में शामिल होता है क्रस्ट। सुनते जाना ध्यान से, क्या शामिल होता है? क्रस्ट। सॉरी, स्थल मंडल में, स्थल मंडल में शामिल होता है क्रस्ट, साथ ही साथ मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल के ऊपरी भाग का ठोस हिस्सा, मेंटल के ऊपरी भाग का ठोस हिस्सा। हम और आप जानते हैं कि मेंटल का ऊपरी द्रव है, लेकिन द्रव से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? ठोस। उसको शामिल करके हम बोलते हैं आपका स्थल मंडल। दुर्बल मंडल का मतलब हुआ ऊपरी मेंटल। दुर्बल मंडल का मतलब क्या हुआ? ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल बताओ, पिघला है ना? ऊपरी मेंटल क्या है? पिघला है।
इसका मतलब ऊपरी मेंटल में क्या बैठा हुआ, मैग्मा। ऊपरी मेंटल में क्या बैठा हुआ है, मैग्मा। बैरी मंडल एक संक्रमण प्रदेश है जो दुर्बल मंडल और केंद्र मंडल के बीच में है, ठीक है। और केंद्र मंडल का मतलब कोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, कोर का हिस्सा है। केंद्र मंडल का मतलब कोर का हिस्सा है। ये केंद्र मंडल पे दबाव क्या है, एक कोर मंडल पे दबाव क्या है, ज्यादा। तो कोर मंडल आपका कोर पे या केंद्र मंडल पे दबाव अगर ज्यादा होगा तो ये ठोस होगा। क्या होगा, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, यह भी एक वर्गीकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बना लेना है। और यहां मतलब अरे हेरो फेरो छोड़ो, क्या कहते हैं आपका दवेरी मंडल ये है ना जी। ये जब एक बात बताओ, जब शुरू में सही बताया था तो गलत कैसे करवाया तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। तुम लोगों को ना क्या कहते हैं, जो चीज है उस पर ध्यान न दें आप लोग, जो चीज बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब ठीक हो गया। चलिए बना ली जल्दी से, तो जल्दी से बना डालो तो। हाँ जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लेना। और वहीं पे क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट में लिखवा दूंगा। बना लो। क्या चीज, अरे भाई क्रस्ट से जब नीचे जाओगे, जहां पे क्रस्ट और मेंटल टच करेगा, वहां तो तापमान इतना ज्यादा नहीं है कि पिघल जाएगा, वो ठोस रहेगा ना। उसके नीचे वाला हिस्सा, तो जो ठोस वाला हिस्सा है वो अस्थल मंडल होगा। अस्थल मंडल का मतलब ठोस होता है। तो अस्थल मंडल का ठोस का मतलब ऊपरी मेंटल का वो ऊपर वाला हिस्सा जो ठोस है, पिघला नहीं है, जो ठोस है, उसको जोड़ करके हम अस्थल मंडल बनाएंगे। एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखेगा मेंटल का ऊपरी भाग लिखेगा। तुम्हारा क्रस्ट है ना, क्रस्ट के बाद ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल तुरंत तो पिघल जाएगा नहीं, जहां पे तापमान ज्यादा होगा वहीं पिघलेगा ना। लेकिन जो क्रस्ट के साथ टच कर रहा है वो तो नहीं पिघलेगा। जब नहीं पिघलेगा तो किस रूप में रहेगा, ठोस रूप में। लेकिन जैसे उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो ऊपरी मेंटल का वो भाग जो क्रस्ट के साथ मिलता है और ठोस रूप में है, वो आएगा अस्थल मंडल में। अस्थल मंडल का मतलब ठोस होता है। तो हम इसके अंतर्गत क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का वो हिस्सा भी शामिल कर लेंगे जो ठोस रूप में, द्रव वाले को छोड़ देंगे। ठीक है ना, चलो बैठ जाओ। अस्थल मंडल, दुर्बल मंडल, बैरी मंडल और केंद्र मंडल। लिखो जरा, अस्थल मंडल में ज्यादा नहीं, दो दो लाइन लिखना है। अस्थल मंडल में लिखो, लिखो मोटाई 100 से 200 किलोमीटर। अस्थल मंडल में लिखो मोटाई 100 से 200 किलोमीटर। 100 से 200 किलोमीटर। 100 से 200 किलोमीटर। 100 से 200 किलोमीटर। देखो इसके अंदर या इसके अंतर्गत क्रस्ट, इसके अंतर्गत क्रस्ट, क्रस्ट तथा क्रस्ट तथा मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं। एनसीईआरटी में लिखा है मेंटल का ऊपरी भाग। क्या लिखा है, मेंटल का ऊपरी भाग। क्रस्ट तथा मेंटल का ऊपरी भाग,
मेंटल का ऊपरी भाग, अब ब्रैकेट डालो, रियलिटी में डालो, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी मेंटल का ऊपरी ठोस भाग, ऐसे लिखो, ऊपरी मेंटल का ऊपरी ठोस भाग ब्रैकेट क्लोज शामिल है, ऊपरी मेंटल का ऊपरी ठोस भाग शामिल है, शामिल है। अगला लिखो दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। देखो अस्थल मंडल के नीचे, अस्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल उपस्थित है, अस्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल उपस्थित है, दुर्बल मंडल उपस्थित है। नेक्स्ट, यह पिघली अवस्था में है, यह पिघली अवस्था में है, पिघली अवस्था में है, अवस्था में है, यह पिघली अवस्था में है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में मैग्मा की उपस्थिति है, इस क्षेत्र में मैग्मा की उपस्थिति है, इस क्षेत्र में मैग्मा की उपस्थिति है, उपस्थिति है। अगला पॉइंट, सॉरी अगला, बैरी मंडल, बैरी मंडल। एक लाइन लिखना है केवल इसके बारे में, दुर्बल मंडल तथा केंद्र मंडल, दुर्बल मंडल तथा केंद्र मंडल, दुर्बल मंडल तथा केंद्र मंडल, केंद्र मंडल के बीच, दुर्बल मंडल तथा केंद्र मंडल के बीच उपस्थित एक संक्रमण परत है, के बीच उपस्थित एक संक्रमण परत है, संक्रमण परत है, संक्रमण परत है। लास्ट, केंद्र मंडल, केंद्र मंडल, केंद्र मंडल पृथ्वी के केंद्र के आसपास का क्षेत्र, पृथ्वी के केंद्र के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट, घनत्व एवं दबाव अधिक, घनत्व एवं दबाव अधिक, घनत्व एवं दबाव अधिक, घनत्व एवं दबाव अधिक। नेक्स्ट, ठोस रूप में उपस्थित है, ठोस रूप में उपस्थित है, ठोस रूप में उपस्थित है, ठोस रूप में उपस्थित है। ठीक है ना, टॉपिक आके यहाँ पे खत्म होता है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, ये टॉपिक आके यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है ना, क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, एथिनोस्फीयर, बेरीस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, इस सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे आगे क्या होता है, खत्म होता है आपका। अगला टॉपिक क्या है, डाल लो हेडिंग जरा सा, चट्टान। दिखाइए भाई जरा सिकंदर जी, अगला टॉपिक आप डाल लीजिए, चट्टान, चट्टान या रॉक्स, चट्टान या रॉक्स। क्या सौर मंडल कहां से आ गया जी? अरे तो महाराज डाटा मिल जाएगा, क्यों परेशान, हमने बोला है तो हम दे देंगे, अरे हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। डाटा आप खुद से याद कर लीजिए, हम जब देंगे तब देंगे। Why did you cancel your Midjourney subscription? I found this hidden AI that does everything I want. करो, इसे बड़ा करो। The surface of the earth is covered by rocks and water bodies. तुम लोगों का यार सारा But सिस्टम ही हैंग what रहता about है, the कुछ भी सही नहीं चलता है, ना माइक सही चलता है, ना टीवी सही चलता है, ना कुछ सही चलता है, सारा सिस्टम ही हैंग रहता है। लाइट ऑफ कर दीजिए।
The surface of the earth is covered by rocks and water bodies. But what about the inside of the earth? If we were to take a look at the earth's अब वही करेंगे, interior, मैं नहीं बोलूंगा. we would see that the earth consists of 4 layers. They are the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. The crust is the outermost layer of the earth. It consists of various landforms like mountains, plateaus, volcanoes, etc. The crust also consists of numerous rock plates. The shifting of these plates resulted in the formation of continents. In reality, the crust of the earth is a very thin layer. It is only 50 kilometers deep. The crust floats on top of the outer layers of the earth. The oceanic crust is thinner than the continental crust. The mantle forms the main mass of the earth. It is the layer just under the crust. It extends from Moho's discontinuity to a depth of about 2,900 kilometers. The mantle is a partly molten layer and can have temperatures reaching to 4,000 degrees Celsius. The upper layer of the mantle is called the asthenosphere. The hot magma from the asthenosphere travels to the surface of the earth and escapes as lava from volcanoes. In addition to the asthenosphere, there is a layer known as lithosphere. The crust and the uppermost layer of the mantle together form the lithosphere. While the asthenosphere has a depth of 400 kilometers, the lithosphere extends from 10 to 200 kilometers. The next layer of the earth is the outer core. This layer is exceedingly hot. It has a temperature of about 5,000 degrees Celsius. The outer core consists mainly of liquid iron. It has a depth of 2,200 kilometers. The core mantle boundary is located at 2,900 kilometers below the surface of the earth. We now come to the innermost layer of the earth, the inner core. The inner core has a temperature of around 6,000 degrees Celsius. This is nearly the temperature of the sun's surface. The inner core has a depth of 1,250 kilometers. Unlike the outer core, the inner core is in solid state. The intense pressure of the layers of the earth ensures that the inner core remains solid in nature. Deep within the core of the earth, there are radioactive elements such as uranium. These elements give off heat when they decay. This slows down the rate at which the earth is cooling. But the core also has a very important function. It is responsible for the magnetic field of the earth. The magnetic field is generated in the inner core, and the convections within the outer core result in the creation of magnetic fields. This magnetic field is what protects us from solar winds and high energy particles of the sun. The 4 layers of the earth all have special functions. Now you know what the earth looks like on both the inside and the outside. ठीक है, तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया और टाइम भी लगभग खत्म ही हो गया. कल हम लोग कोशिश करेंगे चट्टान पढ़ने का. क्या पढ़ने का? चट्टान. चलिए. क्या बेटा? क्या? हाँ, कल पढ़ा देंगे.
वैसे प्रत्यक्ष तो तुमने पढ़ लिया ज्वालामुखी, एक बचा हुआ है खनन वाला, वो कल बता दूंगा। ठीक है, ज्वालामुखी तो पढ़ा तुमने ना कि पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा है, कैसे पता चला?